हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल एस अकेडमी। एस के पटेल एस अकेडमी के छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की क्लासेस में मैं बी के पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। पंचायती राज अधिनियम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में बेटा हम अध्ययन करने वाले हैं पंचायतों के गठन के बारे में और पंचायतों की संरचना के बारे में। पिछले क्लास में हमने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उपअनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो अध्ययन किया, जो कि था आपका ग्राम सभा। और आज की क्लास में हम उपअनुच्छेद 243 बी में उल्लेखित पंचायतों के गठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और उपअनुच्छेद 243 सी में उल्लेखित पंचायतों की संरचना के बारे में जो है आपका पढ़ने वाले हैं। देखिए, हर क्लास में मैं बोलते आ रहा हूँ कि पंचायती राज जो आपका अधिनियम है थोड़ा सा कठिन हो जाता है यदि आप इसको इमेजिन ना करें, व्यवहार में ना लाएं। तो बेसिक से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, किसी प्रकार के आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास जो है वो हम आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ छत्तीसगढ़ में आपका जो लागू है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आपका ग्रामीण स्थानीय निकाय में जो आपका पंचायत की संरचना है उसको मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे निचले स्तर पे आपका ग्राम पंचायत जो हैं वो आपके आते हैं। फिर ग्राम पंचायत के ऊपर आता है आपका जनपद पंचायत और जनपद पंचायत के ऊपर जिला पंचायत की जो है आपकी संरचना रहती है। अब एक शब्द में अगर हम ग्राम पंचायत कह दें, जनपद पंचायत कह दें, जिला पंचायत कह दें, तो एक वर्गीकरण के रूप में तो ये बड़ा ही आपका थ्योरी जैसा आपका थ्योरेटिकल जो है आपका फैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसको समझा जाए व्यवहार में तो ग्राम पंचायत जो होता है आपका मोटा मोटा 1000 की जनसंख्या पे जो है ग्राम पंचायत जो है गठित किया जाता है। 1000 से आपका ज़्यादा भी रहता है, लेकिन आपका लगभग 1000 की जनसंख्या जो है इसमें सामान्य रूप से जो है आपका मानक के रूप में देखी जाती है। उसी प्रकार से 50,000 की जो है जनसंख्या पे जनपद पंचायत का जो है आपका गठन होता है, जनपद पंचायत का निर्माण होता है। और प्रत्येक जिला में निर्माण होता है किसका, आपका जिला पंचायत का, लगभग 5 लाख की जनसंख्या पे। लेकिन जिला पंचायत के लिए आप ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक जिला में जो है आपका जिला पंचायत का जो है आपका गठन होता है। तो एक मोटा मोटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्राम पंचायत जो है सामान्यतः, यहाँ पे सामान्यतः वर्ड मैंने यूज़ किया है, इसको आप याद रखिएगा कि सामान्यतः जो है आपका 1000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन जो है वो आपका किया जाता है। उसी प्रकार से सामान्यतः जो है आपका 50,000 की जनसंख्या पर जनपद पंचायत का जो है आपका गठन किया जाता है। और प्रत्येक जिला में, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में जो है आपका जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसकी अधिसूचना जो है वो जारी की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की जो अधिसूचना है वो राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। अब इसको थोड़ा सा हम व्यवहार में समझते हैं कि एक्चुअल में जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत होता क्या है। तो इसको मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ। हम उल्टे तरीके से चलेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे छत्तीसगढ़ का एक मैप जो है वो देख पा रहे हैं, और इसमें मैंने उदाहरण के तौर पे ले लिया है जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका जिला दिखाई दे रहा है ये कौन सा जिला है, तो ये जिला है हमारा आपका जांजगीर चांपा जिला। तो जांजगीर चांपा जिला में भी एक क्या होगा, आपका जिला पंचायत। हम ऊपर से नीचे की ओर अभी आते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए आपका एक जांजगीर चांपा जिला जो है आपको दिखाई दे रहा है उदाहरण के तौर पे। और इस जिला को पूरा का पूरा जो है हम बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत है। ये पूरा का पूरा जांजगीर जिले का जिला पंचायत आपका पूरा का पूरा क्षेत्र है। अब इस जिला पंचायत के भीतर जनपद पंचायत होंगे।
तो अगर हम जांजगीर जिले को उदाहरण लिए हैं तो जांजगीर जिले में जो है आपके 9 जनपद पंचायत हैं। तो इस प्रकार से जो नीले कलर में आपको टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उदाहरण के रूप में, ये बोल सकते हैं कि एक एक जो है आपके जनपद पंचायत हैं। उदाहरण के तौर पे जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा जनपद पंचायत है, बमनीडीह जनपद पंचायत है, बलौदा जनपद पंचायत है, नवागढ़, डभरा, जयजयपुर, माल, खरौदा इत्यादि जो है आपके 9 जनपद जो है आपके पंचायत है। ठीक है, तो इसमें से हम किसी एक जनपद पंचायत को उदाहरण लेते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो जैसे कि एक जनपद पंचायत है हमारा बलौदा जनपद पंचायत। ठीक है, बलौदा जनपद पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, बलौदा बाजार जिला अलग है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत जो है बलौदा एक जनपद पंचायत है। अब उस जनपद पंचायत के भीतर बेटा कई सारे क्या होंगे आपके ग्राम पंचायत होंगे। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो होते हैं आपका अलग अलग जनपद में अलग अलग संख्याओं में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए नवागढ़ है तो वहाँ पे आपका लगभग 100 जो है आपके ग्राम पंचायत हैं। मान लीजिए बलौदा है तो वहाँ पे आपका 65 जो है वो आपके ग्राम पंचायत है। डिपेंड करता है कि उस जनपद का क्षेत्र कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थात जो होता है प्रत्येक जिले में जो है आपका क्या रहता है, जिला पंचायत जो है रहेगा। लगभग 50,000 की जनसंख्या पे जो है जनपद पंचायत जो है वो आपका गठित कर दिया जाता है, और लगभग 1,000 की जनसंख्या पे क्या रहते हैं आपके ग्राम पंचायत जो है वो आपके पाए जाते हैं। अब इस संरचना को थोड़ा सा और हम समझते हैं पंचायती राज अधिनियम के तहत। अब देखिए, मान लो कोई भी संरचना है, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो। अब इसमें हम बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्र की। तो जिला पंचायत जो होता है, ये जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। जनपद पंचायत के भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं बेटा, और ग्राम पंचायत का भी निर्वाचन क्षेत्र होता है। मैं ग्राम पंचायत से जो है वो आपका शुरुआत करता हूँ, यहाँ से समझना जो है वो आपको आसान होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने ये गोले को मान लिया कि कोई भी ग्राम पंचायत है। हो सकता है बड़ा गांव है तो वो एक ही गांव से आपका मिल करके बना होगा, छोटा गांव है तो एक से अधिक गांव से मिल करके एक ग्राम पंचायत जो है वो आपका बना होगा। अब इस ग्राम पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और ग्राम पंचायत के कंडीशन में इसको कहा जाता है वार्ड। अर्थात जो ग्राम पंचायत होते हैं वो किस में बटे होते हैं, तो वो वार्ड में बटे होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होते हैं अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, या बोल सकते हैं कि वो वार्डों में बटे होते हैं। उसी प्रकार से कोई भी जो जनपद पंचायत होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने उदाहरण ले लिया जनपद पंचायत बलौदा को, तो उस जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होंगे, निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो उसको कहा जाता है जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र। सेम यही कहानी जिला पंचायत के साथ भी होगी। जिला पंचायत भी अलग अलग किस्में बटा होता है, निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि जिला पंचायत जनपद पंचायत में बटा रहता है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत में बटा रहता है, ये बोलना गलत है। सही ये है कि ग्राम पंचायत जो होते हैं वो एक जनपद पंचायत के अधीन जो है वो आते हैं, और जनपद पंचायत जो होते हैं वो एक जिला पंचायत के अधीन आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक का अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों को मैंने क्या नाम दे दिया, क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। जनपद पंचायत को जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और जिला पंचायत को जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। क्लास बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये चीज़ें व्यवहारिक रूप से समझने में बहुत कठिनाई होती है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई ग्राम पंचायत में वार्ड कितने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने वार्ड होते हैं और मिनिमम कितने वार्ड होते हैं, अधिकतम कितने वार्ड होंगे और न्यूनतम कितने वार्ड होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या पे। भाई जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वार्डों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा। जनसंख्या कम होगी तो वार्डों की संख्या भी क्या होगी, कम। लेकिन एक न्यूनतम संख्या और एक अधिकतम संख्या जो है वो पंचायती राज अधिनियम में निर्धारित की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, उसी के तहत मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 आया, और उसी को लागू किया गया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। लेकिन आप याद रखना बेटा हमेशा कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। क्या है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, तो राज्य अपने अनुसार उसमें चेंजेस जो है वो कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, वार्डों की अधिकतम संख्या होगी 20,
और न्यूनतम संख्या होगी 10। पहले एक परिचय ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं लिख लिख के समझाऊंगा। किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम वार्ड हो सकते हैं 20 और न्यूनतम वार्ड होंगे 10। आमतौर पे क्या होता है, सामान्यतः 1000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा सूचना जो है वो जारी की जाती है। ठीक है, कोशिश किया जाता है कि 100 की जनसंख्या पे एक वार्ड रखा जाए। ये कोशिश किया जाता है कि 100 की जनसंख्या पे एक वार्ड जो है रखा जाए। ये केवल एक मानक है। जहाँ जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ एक वार्ड में जनसंख्या 100 से भी ज़्यादा होती है। और जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पे एक वार्ड में जनसंख्या 100 से भी कम होती है, लेकिन मानक ये मानते हैं कि 100 की जनसंख्या पे एक वार्ड जो है बना दिया जाए। और यथासंभव ये कोशिश किया जाता है कि प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या लगभग क्या हो, बराबर हो। हर वार्ड में जनसंख्या लगभग बराबर रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन गांव, ग्राम पंचायत कितना भी बड़ा हो, वहाँ 20 से अधिक वार्ड नहीं बनाए जा सकते। और ग्राम पंचायत कितना भी छोटा हो, वहाँ 10 से कम वार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। होता है कभी कभी किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से कम रहती है। हालांकि मानक ये है कि ग्राम पंचायत बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या पे बनाया जाता है, लेकिन मैंने कहा कि 1000 से ज़्यादा, 1000 से कम भी हो सकता है। तो भाई जिस ग्राम पंचायत में जनसंख्या 1000 से कम है, यदि हम वहाँ पे 10 वार्ड बनाते हैं तो आपका प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 100 से भी नीचे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी ग्राम पंचायत में 900 जो है आपका जनसंख्या है, तो प्रत्येक वार्ड में तो 90 लोग ही आएंगे। तो ये एक मानक माना गया है, कोई फिक्स नहीं है कि 1000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। कोशिश करते हैं कि 100 की जनसंख्या पे एक वार्ड बनाए और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या को बराबर रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन याद रखेंगे, अधिकतम वार्ड बनाए जाएंगे 20, न्यूनतम वार्ड बनाए जाएंगे 10। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो वार्ड होते हैं, इन वार्डों के प्रमुख कौन होते हैं। तो इन वार्डों के प्रमुख होते हैं बेटा पंच। वार्ड का प्रमुख क्या होता है, पंच। तो आप इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि किसी भी ग्राम पंचायत में 20 से ज़्यादा पंच नहीं हो सकते, क्योंकि भाई अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं, 20। उसी प्रकार किसी भी ग्राम पंचायत में 10 न्यूनतम जो है, कम से कम 10 पंच आपके होंगे ही, क्योंकि न्यूनतम संख्या वार्डों की क्या है, आपका 10। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, किसी ग्राम पंचायत में वार्डों की अधिकतम संख्या होती है 20, न्यूनतम संख्या होती है 10, या किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं और न्यूनतम 10 पंच होंगे। ये बात हो गई ग्राम पंचायत की। ठीक है, अब बात आती है जनपद पंचायत की। तो जनपद पंचायत में भी जो है, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, लेकिन जनपद पंचायत के लिए वार्ड वगैरह यूज़ नहीं करते। जनपद पंचायत के जो आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसको जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिश की जाती है कि 5000 की जनसंख्या पे एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। जैसे कि ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, ये एक निर्वाचन क्षेत्र है। तो कोशिश ये की जाती है कि 5000 की जनसंख्या पे एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक मोटा मोटा जो आपका बात कहा गया है संविधान में। ठीक है, लेकिन किसी भी स्थिति में कितनी भी ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, जनपद पंचायत जो आपके निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम संख्या होगी 25 और इसमें भी न्यूनतम संख्या होगी 10। ग्राम पंचायत के केस में वार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है 20 और न्यूनतम संख्या होगी आपका 10। तो न्यूनतम संख्या दोनों में वही है, चाहे जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे ग्राम पंचायत का वार्ड हो, न्यूनतम संख्या 10 ही होगी। लेकिन जब बात आती है अधिकतम संख्या की, तो ग्राम पंचायत में अधिकतम होंगे 20 वार्ड, जबकि जनपद पंचायत में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र कितने हो सकते हैं, 25। अब जैसे ग्राम पंचायत में वार्डों के प्रमुख को पंच कहते हैं, वैसे जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको कहा जाता है बेटा जनपद पंचायत सदस्य। इसको आम भाषा में बीडीसी कहते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जनपद पंचायत सदस्य, या क्या कहते हैं, आपका बीडीसी कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जनपद में अधिकतम 25 बीडीसी हो सकते हैं और न्यूनतम 10 बीडीसी हो सकते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है, 25, तो भाई मैक्सिमम 25 बीडीसी ही बनेंगे।
मैक्सिमम 25 बीडीसी निर्वाचित होंगे और न्यूनतम कितने होंगे आपके 10। ठीक है, यही कहानी आ जाती है जिला पंचायत को लेकर के। जिला पंचायत को लेकर के क्या कहानी आती है कि जिला पंचायत भी किस में बटा होता है, निर्वाचन क्षेत्रों में जो है आपके बटे होते हैं। और जिला पंचायत के केस में इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पे बात ये आती है कि जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या हो सकती है 35 और न्यूनतम संख्या हो सकती है 10। तो न्यूनतम जो है तीनों में वही है बेटा, देख लो। ग्राम पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या 10, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या होगी 10, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या होगी 10। फर्क है अधिकतम संख्या में। ग्राम पंचायत में वार्डों की अधिकतम संख्या होगी 20, जनपद पंचायत में होगी 25 और जिला पंचायत में होगी 35। जैसे जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को जनपद पंचायत सदस्य कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधि को जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है, या इसको डीडीसी कहते हैं। जनपद वाले को क्या कहते हैं, बीडीसी, और जिला वाले को क्या कहते हैं, डीडीसी। मतलब आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो कि एक जिला पंचायत क्षेत्र में 35 से ज़्यादा डीडीसी नहीं हो सकते और 10 से कम डीडीसी भी नहीं हो सकते। आ रही है बात बेटा समझ में? तो आप याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 वार्ड, जनपद पंचायत में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र 25, जिला पंचायत में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र जो है आपके 35 और न्यूनतम तीनों में क्या है आपका 10 है। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी लिख के भी आपको समझाऊंगा। तो ग्राम पंचायत की तरफ से हम शुरुआत करते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं बेटा, उसको कहा जाता है ग्राम पंचायत वार्ड। सामान्यतः जो है आपका 100 की जनसंख्या पे एक वार्ड जो है वो आपका रखने का जो है प्रयास किया जाता है, लेकिन वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सामान्यतः 100 की जनसंख्या पर रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत वार्ड का जो आपका प्रतिनिधि चुना जाता है वो क्या कहलाता है, पंच कहलाएगा। अधिकतम कितने वार्ड होंगे, 20, न्यूनतम होंगे 10। ठीक है, अधिकतम वार्डों की संख्या होगी 20 और न्यूनतम जो है वार्डों की संख्या कितनी होगी, 10। ठीक है, सरपंच अलग से चुना जाएगा ना, पंचों में से नहीं चुना जाता, सरपंच अलग से चुना जाएगा, उसके बारे में भी बात करूंगा आगे मैं। ठीक है, अब बात करें जनपद पंचायत का। तो जनपद पंचायत क्या कहलाएगा, उसके निर्वाचन क्षेत्र को जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है और इसके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जनपद पंचायत सदस्य कहते हैं, बीडीसी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या कहें तो वो होगी 25 और न्यूनतम जो आपकी संख्या होगी यहाँ भी कितनी होगी, 10। क्लियर है बेटा? ये जो जनपद पंचायत सदस्य है ना, इन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और इन्हीं में से एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। निर्वाचन जब हम पढ़ेंगे एक क्लासेस में तो उसकी मैं प्रक्रिया जो है वो आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप याद रखिएगा कि अध्यक्ष जो होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनके लिए अलग से आप वोट नहीं करते, आप केवल चुनते हैं किनको, सदस्यों को। और ये जो चुने हुए सदस्य होते हैं इन्हीं लोग अपने में से एक सदस्य जो है अपने में से, मतलब उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है जिला पंचायत की। तो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, और जो जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनको जिला पंचायत क्या कहा जाता है बेटा, सदस्य कहा जाता है। और यहाँ पे अगर बात आ जाए कि अधिकतम जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है तो 35 होती है और न्यूनतम संख्या कितनी होगी तो यहाँ भी होगी 10। और यहाँ पे भी सेम वही बात है कि जिला पंचायत जो सदस्य चुने जाते हैं अपने अपने क्षेत्रों से, वे अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, मतलब आप
जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट करते हो, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आप वोट नहीं करते हो। सेम जो आप जनपद पंचायत सदस्य के लिए वोट करते हो, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आप वोट नहीं करते हो। ग्राम पंचायत की अगर बात आती है तो ग्राम पंचायत में आपके पंच जो है उनके लिए आप वोट करते हो, ठीक है। पंचों में से ही एक उप सरपंच चुना जाता है, लेकिन पंचों में से सरपंच नहीं चुना जाता, सरपंच का चुनाव अलग होता है, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब ग्राम पंचायत मतलब जब पंचायतों का चुनाव होता है ना, तो आप मतपत्र में जब आप वोट करने जाते हो तो भैया 4 प्रतिनिधियों के लिए आप वोट करते हो। एक अपने वार्ड के पंच के लिए, एक अपने गांव के सरपंच के लिए, एक अपने जनपद क्षेत्र के सदस्य के लिए अर्थात बीडीसी के लिए, और एक अपने जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य के लिए अर्थात डीडीसी के लिए। आप इतने लोगों को चुनते हो। पंच अपने वार्ड का, अपने गांव के सरपंच के लिए वोट करते हो, 4 मत जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। अपने जनपद क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य को चुनते हो आप, और अपने जिस जिला पंचायत क्षेत्र में आते हैं उस जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य को आप चुनते हो, ठीक है। तो ये जो 4 आपके मत हैं वो प्रत्यक्ष जो है वो मत कहलाते हैं। इनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। तो एक मोटा मोटा आपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के क्षेत्रों को, अधिकतम और न्यूनतम संख्या को आपने देख लिया। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि किस ग्राम पंचायत में कितना वार्ड होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। किस जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा। किस जिला पंचायत में कितने जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो ग्राम पंचायत के केस में वार्डों का निर्धारण करता है कलेक्टर। पूछता है बेटा क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या का निर्धारण कौन करता है कलेक्टर। और जनपद और जिला पंचायत के केस में राज्य सरकार। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी मैं लिख के भी आपको बता दूंगा कि ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाता है, और जनपद और जिला पंचायत के केस में ये संख्या जो आपका निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है उसका निर्धारण जो है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। चलिए इन बातों को मैं थोड़ा सा एक बार और लिखता हूँ, फिर उसके बाद थ्योरी के रूप में भी लिख के आपको बताऊँगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र, तो वार्ड शब्द किसके लिए प्रयोग करेंगे भाई, ग्राम पंचायत के लिए प्रयोग करेंगे, है ना। तो निचला जो हमारा स्तर रहता है ग्राम में वो कहलाता है ग्राम पंचायत। फिर हम जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र देख लेंगे, और हम बात करेंगे किसके बारे में, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। ग्राम पंचायत में अगर हम देखा जाए तो ग्राम पंचायत में वार्डों की अधिकतम संख्या और वार्डों की न्यूनतम संख्या, अभी मैंने बताया अधिकतम संख्या हो सकती है 20, न्यूनतम संख्या होगी 10। कौन निर्धारित करेगा, कलेक्टर, ठीक है। जनपद पंचायत में अगर हम बात करें जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम संख्या और जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम इसमें भी है 10 लेकिन अधिकतम है 20, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिला पंचायत में अगर हम देखें आपका अधिकतम संख्या, और जिला पंचायत में हम देखें निर्वाचन क्षेत्र की न्यूनतम जो आपकी संख्या है, तो न्यूनतम संख्या इसमें भी 10 है, लेकिन जो अधिकतम संख्या है इसमें कितना रहेगा, 35 रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ईजिली आप इसको इमेजिन कर पाएंगे और आपके दिमाग में ये लंबे समय तक जो है वो आपका स्टोर रहेगा। अब इसमें बात आती है बेटा पंचायतों के गठन का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भाई पंचायतों के गठन का उल्लेख किस उप अनुच्छेद में मिलता है। तो मैंने तो आपको हमारा जो आपका क्लास नंबर 2 था पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें आपको पूरा का पूरा 15 उप अनुच्छेद मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें जो उप अनुच्छेद है आपको याद होगा 243B, इसमें वर्णन मिलता है पंचायतों के गठन का, ठीक है। तो पंचायतों के गठन को मैंने अभी विभिन्न प्रकार के इमेज वगैरह के माध्यम से आपको समझाया उदाहरण के तौर पे। अब थोड़ा मैं लिख के जो है वो आपका समझा देता हूँ। थ्योरी लिखने की बजाय मैंने एक
टेबल जो है वो आपके लिए बनाया हुआ है, उसी प्रकार से आप अपना नोट्स निर्माण भी कर सकते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, जनपद पंचायत के गठन के बारे में, ठीक है, और जिला पंचायत के गठन के बारे में। ठीक है, बात आती है कि ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत में मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत जो है वो बटे होते हैं वार्ड में। वार्ड का प्रमुख कौन रहता है, पंच। ठीक है, अधिकतम वार्ड 20, न्यूनतम वार्ड 10। ठीक है, जनपद पंचायत की अगर बात की जाए तो जनपद पंचायत में जो आपका क्षेत्र रहता है वो जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, और इसके जो आपके बोलते हैं कि प्रतिनिधि होते हैं उनको जनपद पंचायत सदस्य या हम बीडीसी कहते हैं। अधिकतम जो आपका क्षेत्र हो सकता है, बीडीसी की अधिकतम संख्या हो सकती है 25 और न्यूनतम संख्या होगी कितनी आपकी 10। जिला पंचायत की बात की जाए तो जिला पंचायत जो है वो आपका, यहाँ पे भी जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कहा जाता है, और जो उसके प्रतिनिधि होते हैं उनको जिला पंचायत सदस्य या डीडीसी कहते हैं। और यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या होती है 35 और न्यूनतम संख्या होती है 10। ठीक है, कोई भी क्षेत्र आपका ग्राम पंचायत है या जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इसकी जो अधिसूचना होती है, ये अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो ये अधिसूचना जो है, तीनों की अधिसूचना जारी की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको। पहला चीज़ मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः जनसंख्या 1000 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक, और सामान्यतः 100 की जनसंख्या पर एक वार्ड का गठन किया जाता है। यहाँ पे भी सामान्यतः है, 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन वार्डों को बांटते समय ये कोशिश की जाती है कि प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या क्या रखी जाए, बराबर रखी जाए। ठीक है, और वार्ड का निर्धारण कौन करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण का अधिकार किसको है, तो ये है आपका कलेक्टर को। ठीक है, जनपद पंचायत की बात करें तो सामान्यतः 50,000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत का निर्माण किया जाता है। ये भी सामान्यतः है, 50,000 से कम भी हो सकता है, 50,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तथा 5,000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाता है ना। लेकिन वो भी सामान्यतः है, 5,000 से कम भी हो सकता है, 5,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। और क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, राज्य सरकार। ठीक है, बात करें यदि हम जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत जो है आपको याद रखना है कि प्रत्येक जिला में जो है आपका जिला पंचायत का एक निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सामान्यतः 50,000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे भी सामान्यतः 50,000 से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और क्षेत्र का जो निर्धारण है, इस क्षेत्र का निर्धारण भी कौन करता है, ऐसा प्रश्न आया तो आपको लेना है क्या, राज्य सरकार। बस ग्राम पंचायत के केस में आपको आंसर लेना है कलेक्टर, वार्ड के निर्धारण में। ठीक है,
तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई 3-4 बार बता के पूरी तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे और पंचायत पदाधिकारियों के बारे में जो है वो आपका चर्चा करेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ पंचायत पदाधिकारियों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने गांव में जो है सरपंच, उप सरपंच, पंच के बारे में बताया। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य उन सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। सेम जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य, जिसमें से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव जो है आपका होता है। अब होता क्या है बेटा कि जो ये हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो हैं उनके जो क्षेत्र देखे है ना, वार्डों को मिला के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों को मिला करके एक जनपद पंचायत, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों को मिला करके एक जिला पंचायत। तो उस ग्राम पंचायत का या जनपद पंचायत का या जिला पंचायत का एक क्या होता है, मुख्यालय होता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत यदि छोटी है, मतलब गांव छोटे हैं, तो 2-3 गांव से मिलकर के बनी होगी। बड़ा गांव है तो एक ही गांव से मिलकर के बना होगा। तो उस ग्राम पंचायत का एक क्या होगा, मुख्यालय होगा। उदाहरण के लिए ये मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ। ये है ग्राम पंचायत बेनीडीही, विकास खंड आरंग है, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ है। उदाहरण के लिए मैंने ये इमेज जो है आपका लिया हुआ है कि इस प्रकार से गांव में ग्राम पंचायत का एक भवन रहता है, जिसको पंचायत भवन भी कहते हैं या ग्राम पंचायत का मुख्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, अभी बात करेंगे फिर पंचायत के प्रतिनिधियों के बारे में, पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है, पंचायत के पदाधिकारी मतलब वे प्रतिनिधि जिसको आप चुनते हैं। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी कौन कहलाएंगे, पंच कहलाएंगे, उप सरपंच कहलाएंगे और सरपंच कहलाएंगे। तो वो जनप्रतिनिधि भी कहलाते हैं और पंचायत के पदाधिकारी भी कहलाते हैं। सेम बात आती है कहाँ पे, ग्राम पंचायत के बाद जो है जनपद पंचायत पे। ठीक है, जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत जितने भी निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होगा जनपद के जनसंख्या के आधार पे, उस जनपद पंचायत का एक क्या होगा, मुख्यालय होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है कार्यालय जनपद पंचायत बसना, जो कि जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे भी पंचायत के पदाधिकारी होंगे। ठीक है, जिनका मुख्यालय ये होगा लेकिन क्षेत्र अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में जनपद पंचायत सदस्य होंगे। फिर सदस्य जो हैं आपस में मिल करके एक उपाध्यक्ष चुनेंगे और एक अध्यक्ष चुनेंगे। सेम जो है आपका जो हमारा बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों को मिला करके क्या बनता है, तो जिला पंचायत बनता है। और जिला पंचायत का मुख्यालय सामान्यतः जिला मुख्यालय में ही रहता है। ठीक है, जो जिले का आपका मुख्यालय रहता है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपका यहाँ पे बिलासपुर जो है वो जिला पंचायत आपको दर्शाया हुआ है कि बिलासपुर जिला पंचायत का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाती है पंचायत के पदाधिकारी। तो हम इसको जो है ग्राम पंचायत से जो है वो शुरुआत करते हैं। तो ग्राम पंचायत में अगर हम देखें तो सबसे बोल सकते हो निचला स्तर जो है वो होता है पंच, मतलब प्रत्येक वार्डों से आप चुनते हैं किसको, पंच को। फिर उसके ऊपर आप याद रख सकते हैं उप सरपंच को, और उसके ऊपर आप याद रख सकते हैं सरपंच। यहाँ ध्यान से समझिएगा बेटा, एग्जाम में पूछता है कि किसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। निर्वाचन अर्थात चुनाव। पंच का जो आपका निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो मैं यहाँ पे प्र लिख दे रहा हूँ अर्थात प्रत्यक्ष। उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अप्र लिख दिया मैंने यहाँ पे। और सरपंच का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि आप अपने ग्राम पंचायत के लिए बेटा 2 प्रकार के वोट देते हो। एक, आप जिस वार्ड में निवास करते हो ना, उसके पंच के लिए आपने मतदान दिया तो प्रत्यक्ष आपके द्वारा चुना गया, अर्थात पंच जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, बात आती है सरपंच की। तो आप अपने गांव के सरपंच को भी चुनते हो, डायरेक्ट जो है आपने चुना है, इसीलिए जो है उसका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाएगा, आपने उसके लिए मत दिया है। लेकिन आप उप सरपंच को नहीं चुनते। आपके द्वारा जो चुने गए पंच हैं, ये पंच जो हैं आपस में मिल करके चुनते हैं किसको, उप सरपंच को। इसीलिए उप सरपंच का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जिसके लिए आपने सीधा मत दिया है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी अन्य का चुनाव करेंगे तो वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष। चुना अल्टीमेट आप नहीं है, क्योंकि पंच लोग सरपंच उप सरपंच को चुन रहे हैं और पंचों को किसने चुना है? आपने। तो चुन तो आप ही रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं, डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप पंच के लिए वोट करते हो इसीलिए पंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन आता है। आप सरपंच के लिए वोट करते हो इसीलिए सरपंच का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष निर्वाचन में आता है। लेकिन उप सरपंच के लिए आप वोटिंग नहीं करते, वो पंचों द्वारा चुना जाता है, इसीलिए इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। आई बात समझ में? जनपद पंचायत के केस में यदि देखा जाए तो जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं क्या? जनपद पंचायत सदस्य। ये सदस्य अपने में से चुनते हैं किनको? उपाध्यक्ष को, और यही सदस्य चुनते हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को। ये 3 पदाधिकारी होते हैं वहाँ पे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आपके सदस्य। तो मैंने कहा कि जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको बीडीसी भी कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इनको क्या कहा जाता है? बीडीसी भी कहते हैं, जिनको आप चुनते हो। ठीक है, अभी भी मैंने बताया था मैक्सिमम 25 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? 10। तो वो आपके द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इनका जो निर्वाचन है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन आप कभी भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को नहीं चुनते हो, सदस्य अपने में से उपाध्यक्ष चुनते हैं और सदस्य ही अपने में से अध्यक्ष चुनते हैं। इसीलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यही सेम केस होता है जिला पंचायत में कि आप अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य या डीडीसी को चुनते हो तो इसका निर्वाचन कहलाएगा प्रत्यक्ष। जिला पंचायत के सदस्य अपने में से एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुनते हैं और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो आपका चुनाव है, निर्वाचन है, वो अप्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि आप न चुन करके आपके द्वारा चुने गए सदस्यों ने उनको चुना है। अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका किसका हो गया पूरे के पूरे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया किसका किसका? पंच का, सरपंच का, बीडीसी का अर्थात जनपद पंचायत सदस्य का, और डीडीसी का। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप मत इन्हीं चारों के लिए देते हो जब आपका पंचायत का चुनाव होता है। ठीक है, अपने वार्ड के पंच के लिए आप वोट करते हो, अपने गांव के सरपंच के लिए, अपने जनपद पंचायत क्षेत्र के बीडीसी के लिए अर्थात जनपद पंचायत सदस्य के लिए, अपने जिला पंचायत क्षेत्र के डीडीसी के लिए अर्थात जिला पंचायत सदस्य के लिए। इनको छोड़ करके बाकी जो आपके निर्वाचन है वो क्या कहलाएंगे? अप्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत स्तर पे उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, जनपद पंचायत स्तर पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, जिला पंचायत स्तर पे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, तो ये हो गए पंचायत के पदाधिकारी। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें एक चीज़ और है कि ग्राम पंचायत में जो आपके पंच होते हैं वो आपके द्वारा चुने जाते हैं। आपका मताधिकार का प्रयोग करके, मतदान करके आप उसको चुनते हो, तो ये सभी के सभी बेटा निर्वाचित हैं। लेकिन जनपद पंचायत जो आपका सदस्य होता है और जिला पंचायत जो आपका सदस्य होता है, ये 2 प्रकार का होता है। जनपद पंचायत में निर्वाचित अर्थात आपके द्वारा मत से चुने गए सदस्यों के अलावा यहाँ पे पदेन सदस्य भी होते हैं। क्या होता है अभी हम देखेंगे उसको। सेम जिला पंचायत में भी आपके द्वारा चुने गए निर्वाचित सदस्यों के अलावा पदेन सदस्य भी होते हैं। अब ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। इसके लिए फिर से मैंने यहाँ पे एक टेबल जो है वो बनाया हुआ है, पंचायतों की संरचना। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं कि पंचायतों की संरचना में हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, जनपद पंचायत की संरचना के बारे में, और उसी प्रकार जिला पंचायत की संरचना के बारे में। ग्राम पंचायत में क्या संरचना होगा भाई? ग्राम पंचायत में
तो सबसे बड़ा पद है सरपंच, जिसको आप डायरेक्ट चुनते हो तो क्या निर्वाचन कहलाएगा? प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद उप सरपंच, अभी अभी आपको मैंने बताया कि आप नहीं चुनते हो भाई, आपके द्वारा चुने गए पंच उसको चुनते हैं, इसीलिए आपका ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि उप सरपंच कोई अलग से पद नहीं होता, उप सरपंच एक्चुअल में पंच ही होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में 10 पंच हैं, ठीक है, तो अगर किसी गांव में 10 पंच हैं मतलब 10 वार्ड हैं, तो 10 वार्डों में से एक एक पंच चुना गया, 10 पंच, और उस गांव का एक सरपंच चुना गया तो एक क्या हो गया? सरपंच, ठीक है। और वही 10 पंचों में से ही एक क्या बनेगा? उप सरपंच, ठीक है। वो अलग से कोई नहीं रहेगा, पंच ही आपस में से क्या चुनते हैं? आपके उप सरपंच चुनते हैं। जैसे कि आपका सदस्य अपने बीच से ही एक को चुनेंगे अध्यक्ष, और अपने बीच से ही एक को चुनेंगे क्या? आपका उपाध्यक्ष। वो कोई अलग से आपका व्यक्ति नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो उप सरपंच अप्रत्यक्ष चुना जाएगा भाई, क्योंकि आपका पंचों ने चुना है और पंचों को आप चुनते हैं, इसीलिए पंच का जो निर्वाचन है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। जनपद पंचायत के केस में क्या रहते हैं? जनपद पंचायत सदस्य रहते हैं, सदस्य अपने में से चुनते हैं क्या? उपाध्यक्ष, और सदस्य अपने में से ही चुनते हैं अध्यक्ष। तो अध्यक्ष का निर्वाचन जो है आपका, चूंकि सदस्य चुनते हैं इसीलिए अप्रत्यक्ष, उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष, लेकिन सदस्यों को आप चुनते हो इसीलिए प्रत्यक्ष, ठीक है। आपके द्वारा जो चुने गए सदस्य हैं, चूंकि मतदान के द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए इन सदस्यों को हम क्या कहेंगे? निर्वाचित सदस्य। लेकिन बेटा जैसे कि मैंने बताया कि जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा पदेन सदस्य भी होते हैं। अब पदेन सदस्य का मतलब क्या है बेटा? पदेन सदस्य का मतलब ये है कि वो निर्वाचित होकर के जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में नहीं चुने गए हैं, वो किसी पद पे हैं और उस पद के चलते वो जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में जो है वो मान्यता रखते हैं, लेकिन वो निर्वाचित नहीं हुए हैं, वो किसी अन्य पद पे है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको, संविधान से एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति का आपका जो पद है वो एक्चुअल में उपराष्ट्रपति का पद है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर है तब तक वो राज्यसभा का क्या रहता है? सभापति, इसीलिए उसको पदेन सभापति कहलाता है। जब तक उसका उपराष्ट्रपति का पद बना रहेगा तब तक वो राज्यसभा का क्या बना रहेगा? सभापति बना रहेगा। तो यहीं पे कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनको जनपद पंचायत में पदेन सदस्य भी मनोनीत किया जाता है? तो 2 पद आपको याद रखने हैं। एक याद रखने हैं कि आपके विधायक कुछ आते हैं जिनको जनपद पंचायत का पदेन सदस्य जो है आपका रखा जाता है, उस श्रेणी में आते हैं। और जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम पंचायत हैं उसके जो आपके सरपंच हैं वो आपके पदेन सदस्य कहलाते हैं। तो जनपद पंचायत के केस में पदेन सदस्य कौन कौन कहलाएंगे? उस क्षेत्र के विधायक और उस क्षेत्र के सरपंच, लेकिन इसमें प्रावधान जो है उसको आपको समझना है। देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले विधायक के बारे में। 2 प्रकार के लोग पदेन सदस्य रहेंगे, विधायक और दूसरा मैंने कहा कि आपका सरपंच, ठीक है। विधायक की जगह एग्जाम में बेटा विधानसभा सदस्य भी लिखा रह सकता है। बात एक ही है, विधानसभा सदस्य को ही क्या कहते हैं? विधायक, ठीक है। तो कौन विधायक आएंगे पहले लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे विधायक जिनका क्षेत्र मतलब जिनका विधानसभा क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः उस जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आता हो या उस जनपद क्षेत्र में पड़ता हो, लेकिन उनका क्षेत्र पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक मैप के माध्यम से।
ये देखो बेटा, हमने उदाहरण लिया था जांजगीर जिला पंचायत का, तो ये जांजगीर जिला पंचायत है। तो अभी तो हम जनपद पंचायत समझ रहे हैं, तो उदाहरण ले लेते हैं इस जनपद पंचायत को। ये जो जनपद पंचायत उदाहरण के तौर पे ये हमने ले लिया, ठीक है। मान लीजिए ये जांजगीर चांपा जिला पंचायत का आपका एक जनपद पंचायत है जिसका नाम है बमनीडीही। क्या नाम है? बमनीडीही। आई बेटा बात समझ में? ठीक है। अब होगा क्या कि जो जनपद पंचायत का क्षेत्र रहता है और जो एक विधानसभा का परिसीमन क्षेत्र रहता है, दोनों में फर्क रहता है। एक विधानसभा क्षेत्र में बेटा एक से अधिक जनपद भी आते हैं, जबकि जनपद का क्षेत्र तो एक जनपद तक सीमित है। तो मान लीजिए कोई विधानसभा क्षेत्र है ना, या कोई विधायक महोदय हैं जिनका जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है इस बमनीडीही जनपद पंचायत में भी आता है, बगल के नवागढ़ जनपद पंचायत में भी आता है, और मान लीजिए यहाँ पे पामगढ़ जनपद पंचायत है वहाँ पे भी आता है। उदाहरण में दूसरा ले लेता हूँ, जनपद पंचायत ए में भी इनका क्षेत्र आ रहा है विधानसभा का, जनपद पंचायत बी में भी आ रहा है, जनपद पंचायत सी में भी आ रहा है। तो वो विधायक महोदय इन तीनों जनपद पंचायतों के पदेन सदस्य कहलाएंगे, किसी एक के नहीं, तीनों के। क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है कि ऐसे विधायक जिनका क्षेत्र चाहे अंशतः पड़ता हो चाहे पूर्णतः पड़ता हो, अगर किसी जनपद पंचायत क्षेत्र का एक गांव भी मान लो आ गया, ठीक है, तो वो विधायक महोदय उस जनपद पंचायत के क्या कहलाएंगे? पदेन सदस्य, चाहे पूर्णतः पड़ता हो उनका क्षेत्र चाहे अंशतः पड़ता हो। आई बात समझ में? ठीक है। अगर मान लीजिए उनका जो आपका विधानसभा क्षेत्र है 3 जनपदों में फैला हुआ है, तो वो तीनों जनपद पंचायतों के पदेन सदस्य कहलाएंगे। 4 जनपदों में फैला हुआ है तो वो चारों जनपद पंचायतों के पदेन सदस्य कहलाएंगे। लेकिन ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिखा कि उनका क्षेत्र जो है वो पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए ये बीचों बीच वाला आपका जो जनपद है, ठीक है, ये जनपद मान लीजिए डी है, और इस जनपद पंचायत डी में जो है आपका एक नगर पालिका आता है, क्या आपका जांजगीर नगर पालिका। तो भाई जांजगीर एक नगर पालिका है, जहाँ पे नगर पालिका वर्ड आ रहा है ये पंचायती राज नहीं है, ये तो नगरीय निकाय हो गया। तो यदि किसी विधायक महोदय का जो आपका क्षेत्र है पूरी तरीके से शहर के भीतर है, नगर के भीतर है, नगर पंचायत में ही, नगर पंचायत के क्षेत्र में ही उनका मान लो विधानसभा क्षेत्र खत्म हो जाता है, एक नगर पालिका क्षेत्र में ही उनका विधानसभा क्षेत्र खत्म हो जाता है, एक नगर निगम क्षेत्र में ही उनका विधानसभा क्षेत्र खत्म हो जाता है, तो वो उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत के पदेन सदस्य नहीं कहलाएंगे। क्योंकि भाई उनका तो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है आपका? नगरीय है। तो गांव के कोई लोग तो उनसे जुड़े ही नहीं हैं, सभी कहाँ के मतदाता जुड़े हुए हैं? नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका जो भी हो वहाँ के मतदाता जुड़े हुए हैं। तो वो फिर उस जनपद क्षेत्र के, जनपद पंचायत के जो है वो पदेन सदस्य नहीं कहलाएंगे। हाँ, वो जरूर जो है आपका जिस भी नगरीय क्षेत्र में आते होंगे, अगर नगर पंचायत होगा, नगर पालिका होगा, नगर निगम होगा, वहाँ पे वो पदेन सदस्य कहलाएंगे नगरीय क्षेत्र के जो है आपका नगर पंचायतों में, बट वो जनपद पंचायत में नहीं कहलाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि विधायक जिनका क्षेत्र चाहे अंशतः पड़ता हो, भले एक गांव भले पड़े, ठीक है, चाहे पूर्णतः पड़ता हो, लेकिन पूर्णतः क्या नहीं होना चाहिए? नगरीय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे विधायक महोदय जिनका भी आपका विधानसभा क्षेत्र जिन जिन जनपदों में आपका पड़ता है, उस जनपद के वो क्या कहलाते हैं? पदेन सदस्य कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? अब बात आती है कि सरपंच लोग भी जो हैं वो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य जो हैं वो कहलाते हैं, लेकिन सभी सरपंच नहीं कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक जो आपका जनपद है, उस जनपद के अंतर्गत मान लीजिए 90 ग्राम पंचायत हैं बेटा, ठीक है। कितने हैं आपके? 90, ठीक। तो मान लीजिए कि 90 ग्राम पंचायत है, तो 90 ग्राम पंचायतों में 90 सरपंच,
तो 90 के 90 सरपंच तो भाई उस जनपद के पदेन सदस्य नहीं होंगे। इनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है? इनके लिए प्रावधान ये रखा गया है कि कुल सरपंचों का 1/5, या आप इसको 20% भी बोल सकते हो 1/5 को, ठीक है। कुल सरपंचों का 1/5 चक्रानुक्रम में, कुल सरपंचों के 1/5 सरपंच चक्रानुक्रम में प्रत्येक वर्ष जो हैं अपने जनपद क्षेत्र के पदेन सदस्य जो हैं वो आपके कहलाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमने उदाहरण लिया, जैसे कि हम 90 की जगह जो है आपका 80 मान लीजिए गांव ले लिए, कि एक जो आपके जनपद पंचायत के अंतर्गत 80 जो है ग्राम पंचायत है, अर्थात कितने सरपंच है? 80 सरपंच। तो कुल सरपंचों का 1/5, 80 का 1/5 तो कितना आ जाएगा? 16। 80 का 1/5 के तो कितना आ जाएगा? 16। तो एक साल के लिए जो आपके 16 सरपंच हैं वो उस जनपद के क्या कहलाएंगे? पदेन सदस्य। चक्रानुक्रम में, अर्थात एक बार जो बन गए सरपंच, ठीक है, एक साल के लिए कार्यकाल रहेगा उनका, प्रत्येक वर्ष जो है वो चेंज होंगे। तो मान लीजिए शुरू साल में 80 गुणित 1/5 किए हम तो आया आपका 16। तो 16 जो आपके सरपंच हैं वो एक साल के लिए उस जनपद के क्या कहलाए? पदेन सदस्य कहलाए। लेकिन एक बार ये बन गए तो अगले साल अब और ये नहीं बनेंगे, मतलब अगले 5 साल तक और बन नहीं सकते, ठीक है। तो 20-20% करके अगर हम देखें तो आपका सभी लोग जो है आपका बन जाएंगे। कहने का मतलब देखिए कि 16, 16, 16, 16 और 16, ठीक है। मतलब पहले साल 16 लोग बने, दूसरे साल 16 लोग बने, तीसरे साल 16 लोग बने, चौथे साल 16 लोग, पाँचवें साल 16 लोग। टोटल कितना हो गया? 16 पंचे 80। तो ये जो है वो लॉटरी के माध्यम से जो है निकाला जाता है, लॉट के माध्यम से, कि भाई 80 लोग जो है सरपंच हैं तो 80 गुणित क्या करेंगे? 1/5। मान लीजिए कहीं पे आपका 50 जनपद पंचायत है तो 50 गुणित 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 10, ठीक है। तो पहले साल जो 16 लोग बने फिर उनका नाम जो हटा दिया जाएगा, वो दोबारा नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद अगले साल इस प्रकार से आपका कुल सरपंचों की संख्या का 1/5 जो होता है वो प्रत्येक साल जो है चक्रानुक्रम में वो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य के रूप में जो है उनको जो है चुना जाता है। चक्रानुक्रम वर्ड याद रखिएगा। चक्रानुक्रम में मतलब एक बार जब वो बन जाएंगे तो अगली बार जो है उनका नाम क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, चक्र में चलेगा, उनका चक्र दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो लॉटरी के माध्यम से ये होता है। अब बात करते हैं जिला पंचायत, ठीक। तो जिला पंचायत की अगर बात की जाए तो जिला पंचायत में भी कौन कौन से पदाधिकारी होंगे? तो जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत में सदस्यों द्वारा चुने गए क्या आपके उपाध्यक्ष, और सदस्यों द्वारा ही चुने गए जिला पंचायत क्या आपके अध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सदस्य लोग चुनते हैं तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष कहलाएगा। और जो आपके सदस्य हैं उनको आप चुनते हैं, हम चुनते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्यक्ष जो है वो आपके कहलाते हैं। और जिला पंचायत में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। आपके द्वारा जो चुने गए हैं जनता के द्वारा वो निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं, और जो अपने पद के चलते वहाँ सदस्य रहते हैं वो पदेन सदस्य कहलाते हैं। अब हमने जनपद पंचायत में देखा कि भाई उस क्षेत्र के विधायक और सरपंचों की कुल संख्या का 1/5 सरपंच जो है वो पदेन सदस्य बनते हैं। तो जिला पंचायत में कौन कौन पदेन सदस्य बनते हैं? तो जिला पंचायत में पदेन सदस्य बनते हैं, पहला आपको याद रखना है सांसद, ठीक है। और सांसद में लोकसभा सांसद भी आएंगे और राज्यसभा सांसद भी आएंगे। दूसरा, इसमें पदेन सदस्य के रूप में जो है वो मनोनीत होते हैं उस जिला पंचायत क्षेत्र के विधायक। और तीसरा, इसमें नामित होते हैं
उस जिला पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत अध्यक्ष। जनपद पंचायत के केस में हमने ग्राम पंचायतों के सरपंचों को मौका दिया, जिला पंचायत के केस में हमने मौका देना है जनपद पंचायत के अध्यक्षों को जिला पंचायत के पदेन सदस्य बनने का। अब इसका भी प्रावधान है। सांसद में मैंने कहा दोनों आता है, सांसद में लोकसभा भी आता है और सांसद में हमारे राज्यसभा सांसद भी आते हैं। तो लोकसभा सांसद के लिए क्या प्रावधान है कि सांसद महोदय का क्षेत्र उस जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत चाहे अंशतः पड़ता हो चाहे पूर्णतः पड़ता हो, वो उस जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, आपको फिर से मैं उसी उदाहरण के तौर पे इसको इमेज के माध्यम से बताता हूँ कि मान लीजिए रेड कलर में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जांजगीर चांपा जिला पंचायत है, उसके ऊपर ये कोरबा जिला पंचायत है, उसके बगल में ये बिलासपुर जिला पंचायत है। तो मान लीजिए आपका सांसद महोदय का लोकसभा क्षेत्र जो है, आपका लोकसभा क्षेत्र जिला पे निर्धारित नहीं होता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं, तो एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक जिला भी आता है, अर्थात एक से अधिक जिला पंचायत भी आएगा। तो मान लीजिए आपका लोकसभा क्षेत्र है जिसमें मान लीजिए कोरबा भी शामिल हो रहा है, बिलासपुर भी शामिल हो रहा है, जांजगीर चांपा भी शामिल हो रहा है, तो ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सांसद है मान लीजिए, तो वो सांसद महोदय कोरबा जिला पंचायत के भी पदेन सदस्य कहलाएंगे, जांजगीर चांपा जिला पंचायत के भी पदेन सदस्य कहलाएंगे, बिलासपुर जिला पंचायत के भी पदेन सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका क्षेत्र अंशतः पड़े चाहे पूर्णतः पड़े, वो उस जिला पंचायत के पदेन सदस्य के रूप में जो है वो आपके मनोनीत होंगे और पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वो कंडीशन है कि भाई मान लो पूरा का पूरा आपका कोरबा जो नगर निगम है उसमें किसी आपका सांसद का लोकसभा क्षेत्र खत्म हो जा रहा है, तो वो कोरबा जिला पंचायत का पदेन सदस्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनका पूरा क्षेत्र क्या हो गया, आपका नगरीय हो गया। ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, चाहे अंशतः हो चाहे क्या हो, आपका नगरीय हो। ठीक है, तो वो सभी लोकसभा जो आपके सदस्य हैं वो जितने भी क्षेत्र में उनका क्षेत्र पड़ेगा, जिन जिन जिला पंचायतों में, वहाँ पे वो पदेन सदस्य जो हैं वो आपके कहलाएंगे। राज्यसभा जो आपके सांसद होते हैं वो कैसे पदेन सदस्य कहलाएंगे कि राज्यसभा सांसद का जो आपका नाम है जिस गांव की मतदाता सूची में होगा, जिस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होगा, वो उस ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले जिला पंचायत में क्या होंगे, पदेन सदस्य। फॉर एग्जांपल कि कोई राज्यसभा सांसद महोदय हैं जिनका जो आपका नाम है कोरबा किसी गांव की मतदाता सूची में है, तो वो कोरबा जिला पंचायत के क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य कहलाएंगे, क्योंकि राज्यसभा का आपका क्षेत्र जो है वैसा बटा नहीं होता है। 5 राज्यसभा सीट है मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, तो कोई भी जो आपका राज्यसभा सांसद है वो जिस क्षेत्र में जिस जिला पंचायत के अंतर्गत गांव के मतदाता सूची में उनका नाम है, वहाँ वो जिला पंचायत के क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य कहलाएंगे। और बात आती है जनपद पंचायत अध्यक्ष के, तो उस जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं वो जनपद पंचायत अध्यक्ष जो हैं उस जिला पंचायत के क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जनपद पंचायत अध्यक्ष सभी जनपदों के लोकसभा, चाहे उनका क्षेत्र पूर्णतः आता हो या कैसा आता हो, अंशतः आता हो, लेकिन पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा के केस में कि उस जिला पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत की किसी मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो, तब वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे। साथ ही साथ विधायक लोग जो है वो भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाते हैं। इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि इनका क्षेत्र जो है आपका चाहे पूर्णतः पड़ता हो या आपका अंशतः पड़ता हो, वो जो है उस जिला पंचायत के क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य। पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा जनपद पंचायत के केस में विधायक और सरपंच, विधायक का क्राइटेरिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिनका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जनपद पंचायत क्षेत्र में आना चाहिए बट पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। और सरपंच जो है कुल संख्या का 1/5 चक्रानुक्रम में। अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो जिला पंचायत में सांसद लोग भी पदेन सदस्य होते हैं। लोकसभा में वही क्राइटेरिया है सेम, पूर्णतः या अंशतः उनका क्षेत्र आता हो लेकिन पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा के केस में आपका यह है कि राज्यसभा सांसद उस
आपका जिले के अंतर्गत जो गांव की मतदाता सूची है उसमें उनका नाम दर्ज होगा तो उस जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सदस्य कहलाएंगे। विधायक के लिए वही क्राइटेरिया है, इनका क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः पड़ना चाहिए उस जिला पंचायत क्षेत्र में, तो ये पदेन सदस्य कहलाएंगे, पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। और जनपद पंचायत जो आपके अध्यक्ष होते हैं तो उस जिला पंचायत के अधीन जितने भी जनपद पंचायत है, फॉर एग्जांपल ये जांजगीर जिला पंचायत के अधीन 9 जो आपके जनपद पंचायत है, तो 9 जनपद पंचायत में 9 जनपद पंचायत क्या होंगे, आपके अध्यक्ष होंगे, तो वो सभी जिला पंचायत के क्या कहलाएंगे, आपके पदेन सदस्य कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो है हमने पूरे के पूरे पंचायतों की संरचना को समझा और अंतिम में इस क्लास के अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं। हम प्राप्त करते हैं कि तीनों जो आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वर्गीकरण है उसके प्रमुख कौन होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख की बात की जाए, पंचायत प्रतिनिधि तो हमने आपका देख लिया, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में जो प्रशासनिक प्रमुख रहता है उसको क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत सचिव, है ना। ग्राम पंचायत जो है आपका सचिव जो है कहा जाता है, जिला कलेक्टर के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। जनपद पंचायत के प्रमुख को जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है। जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसको सीईओ कहते हैं या जनपद सीईओ भी कहा जाता है। और ये जो है आपके द्वितीय वर्ग कर्मचारी होते हैं, सेकंड क्लास जो है अधिकारी होते हैं और स्टेट पीएससी के माध्यम से, राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनकी जो है आपकी नियुक्ति होती है। जिला पंचायत का जो आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है या इसको जिला पंचायत सीओ। ठीक है, जिला पंचायत सीईओ, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो ये जो है सामान्यतः प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, हालांकि राज्य सरकार के अधिकारियों को भी जो है प्रतिनियुक्ति के तौर पे मौका दिया जाता है, बट सामान्यतः ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है वो यूपीएससी के थ्रू जो है आपका होती है। तो ये हो गए आपके प्रशासनिक प्रमुख। तो आज की क्लास में हमने जो है पंचायतों गठन और संरचना के बारे में देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।